नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं नारायण साहनी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पे। आज से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं क्लास 10th की साइंस की क्लास। और साइंस की क्लास में चैप्टर होगा केमिस्ट्री से, और वो भी पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, यह जो चैप्टर है एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया गया है। और जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, आपको ये जो क्लास है इसमें बहुत अधिक एडवांटेज मिलने वाला है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री की क्लास, और जिसमें पहला ही चैप्टर हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम आशा करते हैं कि आपने क्लास 9th की केमिस्ट्री पढ़ा है, और 9th की केमिस्ट्री में आप द्रव्य संबंधित अवधारणाओं से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। द्रव्य होता क्या है, इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, मिश्रण क्या है, और शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, तत्व यौगिकों से आपको परिचय कराया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी चीज़ों को क्लास 9 से पढ़ चुके हैं, तब आकर के आप क्लास 10th में आ रहे हैं। तो आपको ये जो क्लास है बहुत ही आसान लगने लगेंगी। बस आप 9th की जो भी चीज़ें हैं उसको आप फॉलो किए होंगे, तो यदि नहीं भी किए हैं तो भी 9th की चीज़ों को भी यहाँ पे हम बताते चलेंगे। बस आप इस क्लास में बने रहें, कंप्लीटली वीडियो देखें, और तब जा कर के यदि आपको समझ में आता है तो एक बार अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है, जिसको कि आपने 9th में खूब अच्छे से समझा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पदार्थ के बारे में जान रखा है। फिर से हम उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद से हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे क्या पदार्थ क्या है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तो द्रव्य, यानी कि मैटर। देखिए, कोई भी वस्तु हो, दुनिया की हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, और जिसको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, उसे ही द्रव्य कहते हैं। क्या कहा हमने? दुनिया की हर वह वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ न कुछ भार होता हो, द्रव्यमान होता हो, और जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। क्या कहा गया? हर वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, और जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्य कहते हैं। दुनिया का हर वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, और जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, वह द्रव्य है। हम जो कुछ भी देखते हैं, जितनी भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं से हम परिचित हैं, और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो दृश्य है, देखने योग्य है। हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, सुबह से शाम तक जो भी क्रियाओं में वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सब क्या है? द्रव्य है। कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो अदृश्य है, जिसको हम देख नहीं सकते, फिर भी वो वस्तु है, यानी कि उसका हम अनुभव कर सकते हैं। किससे? अपनी ज्ञान इंद्रियों से। जैसे कि हवा, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि स्वाद, किसी भी पदार्थ का स्वाद हो तो उसका भी हम क्या कर सकते हैं? उसका अनुभव कर सकते हैं। किससे? अपनी ज्ञान इंद्रियों से। तो ये सारे की सारी चीज़ें क्या है? द्रव्य है। ये सभी वस्तुएं क्या है? तो द्रव्य है। और इसके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। जितनी भी द्रव्य हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनकी 3 मुख्य अवस्थाएं होती है, यानी कि द्रव्य की अवस्थाएं।
तीन मुख्य होती है लेकिन अवस्था 5 होती है। कौन कौन? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कानून से। तो ये अवस्थाएं हैं द्रव्य की, इसके बारे में पहले बताया जा चुका है। और इस द्रव्य में या द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। क्या होता रहता है? परिवर्तन। और किसी भी द्रव्य में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक को कहते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जो द्रव्य है, द्रव्य में होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। एक को कहते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और दूसरे को बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है कि कोई भी द्रव्य है उसमें होता है परिवर्तन, होता रहता है परिवर्तन, और परिवर्तन के फलस्वरूप नई नई वस्तुओं का निर्माण होता है। और इस परिवर्तनों को हम दो नामों से जानते हैं, एक को कहते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे को कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में। भाई, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो द्रव्य में वह परिवर्तन जिससे उसका आकार, अवस्था आदि बदल जाए, लेकिन उसका मूल गुण परिवर्तित न हो, उसके संगठन में कोई परिवर्तन न हो। तो द्रव्य के इस प्रकार के परिवर्तन को बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। क्या कहा हमने? द्रव्य में वह परिवर्तन जिससे क्या हो? द्रव्य के आकार व अवस्था बदल जाए, लेकिन उसके मूल गुण में यानी कि संगठन में कोई परिवर्तन न हो, तो इस तरह के परिवर्तन को बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। किसी भी द्रव्य में वह परिवर्तन जिससे उसके आकार या अवस्था में परिवर्तन हो जाए लेकिन उसके मूल संगठन में कोई परिवर्तन न हो, तो उसे बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। इस तरह के परिवर्तन से नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है। इस तरह के परिवर्तन से नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है। नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है। और दूसरी बात कि इस तरह के परिवर्तन से, एक तो इस तरह के परिवर्तन से नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, और दूसरी बात कि इसको अपने मूल रूप में वापस लाया जा सकता है। यानी कि जिस प्रभाव के कारण परिवर्तन हुआ वह प्रभाव यदि हम हटा लें तो वह वस्तु अपने मूल रूप में वापस आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह के परिवर्तन में वस्तु मूल रूप में वापस आ सकती है। तो इसी तरह के परिवर्तन को बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। इसी तरह के परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के अनेकों एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि बल्ब का जलना। उसमें विद्युत धारा दिया जाता है, बल्ब जलता है और हमें प्रकाश देता है, लेकिन जैसे ही हम वह प्रभाव हटा दें, विद्युत धारा को फिर से प्रभाव कम कर दे, हटा दें, तो क्या होगा? वह बल्ब बुझ जाता है। उसी प्रकार से मोम का पिघलना। भाई, मोम का पिघलना एक प्रकार का परिवर्तन है। वो भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। उसी प्रकार से लकड़ी को काटना या बर्फ का पिघलना। ठीक है, लकड़ी को काटना या बर्फ का पिघलना भी किस तरह का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। भाई, उदाहरण की बात करते हैं। क्या क्या चीज हमने कहा यहाँ पे? उदाहरण जैसे कि बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना, बिजली के बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। भाई, भौतिक परिवर्तन को थोड़ा सा और हम यहाँ पे
एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं, जैसे कि क्या करें, हमारे पास है बर्फ, क्या है भाई, बर्फ है, इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वह पानी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखो बर्फ जो है सॉलिड स्टेट है किसी भी द्रव्य का, और पानी कौन सा अवस्था है, लिक्विड स्टेट है। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हुआ, लेकिन यदि हम फिर से इसको क्या करें, ठंडा करें, फिर से इसको हम ठंडा करें, तो पानी जो है बर्फ में बदल जाएगा, मतलब लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। स्टेट तो बदल रहा है, लेकिन इसके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इस तरह के परिवर्तन को बोला जाता है, कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अब हम यहाँ पे चलते हैं, रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वह परिवर्तन जिससे पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है, वह परिवर्तन जिससे पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उसे ही बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। क्या कहा हमने, वह परिवर्तन जिससे पदार्थ के मूल गुणों में, मूल गुण का मतलब होता है संघटन, किसमें, संघटन में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसे कौन सा परिवर्तन कहेंगे, भौतिक, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ का वह परिवर्तन जिससे पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है। भाई इस प्रकार के परिवर्तन से नई वस्तु का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन से क्या होता है, नई वस्तु प्राप्त होती है। पहली बात क्या, इसमें जो है नई वस्तु प्राप्त होती है, समझते रहना है, प्राप्त होती है। उसके बाद से दूसरी बात क्या, कि एक बार परिवर्तन हो गया तो फिर से वस्तु को अपने मूल रूप में, प्रारंभिक रूप में वापस नहीं ला सकते हैं। एक बार परिवर्तन हो गया तो वस्तु को उसके प्रारंभिक रूप में वापस नहीं ला सकते हैं। वही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, वस्तु मूल रूप में वापस नहीं आ सकती। ठीक है, वस्तु मूल रूप में वापस नहीं आ सकती। यहाँ पे क्या है, वस्तु अपने मूल रूप में वापस आ सकती है, अपने प्रारंभिक रूप में वापस आ सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है। तो ध्यान देना है, रासायनिक परिवर्तन में क्या कहा गया, वह परिवर्तन जिससे पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाए, यानी कि उसके संगठन में परिवर्तन हो जाए, उसे ही बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। और जब परिवर्तन हो जाता है तो इसमें नई वस्तु प्राप्त होती है, यानी कि नई वस्तु का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, और यहाँ पे वस्तु मूल रूप में वापस नहीं आ सकता। देखो यहाँ पे मूल रूप में वापस आ गया प्रभाव हटाने पर, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कर लें वस्तु जो है मूल रूप में वापस नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की यहाँ पे हम बात करें तो ध्यान देना बच्चों, जैसे कि हमने क्या करा, यहाँ पे दूध लिया, ठीक है, और दूध से पता है ना कि क्या बनाया जाता है, दूध से बहुत सारी वस्तुएं बनाया जाता है, जैसे कि दही। तो दूध से हमने बना दिया क्या चीज़, तो दही। अब हम कहें कि यहाँ पर आपको दही को फिर से दूध में बदलना है, बदल देंगे, कौन बदल पाएगा, है कोई वीर यहाँ पे जो कि दही को दूध में बदल दे, ऐसा संभव नहीं है। तो क्या हुआ, नई वस्तु का निर्माण हुआ और ये वस्तु अपने मूल रूप में वापस नहीं आ रही है। तो इसी तरह के परिवर्तन को क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। बातें समझ में आ रही है तो जरूर आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करें और इससे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप यहाँ से पढ़ते हैं तो एक भी टॉपिक होगा जो कि छूटेगा नहीं और सभी प्रकार का कंसेप्ट क्लियर होगा। बस आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना है। तो आपने यहाँ पे समझा क्या कि द्रव्य में होता है परिवर्तन दो प्रकार का, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन से हमें भौतिक गुणों के बारे में पता चलता है, जैसे कि द्रव्य की अवस्था हो या द्रव्य का आकार हो, इस तरह के गुणों का पता चलता है। और भौतिक परिवर्तन हो जाए एक बार तो द्रव्य अपने मूल रूप में वापस आ सकती है।
उसके बाद से रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने जानकारी दिया कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि द्रव्य का मूल गुण ही परिवर्तित हो जाता है, उसका संगठन ही बदल जाता है और इससे नई वस्तु का निर्माण हो जाता है और द्रव्य यानी कि पदार्थ अपने वापस मूल रूप में नहीं आ पाता है। तो इस तरह के परिवर्तन को बोला जाता है कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। बहुत सारे परिवर्तन है जिसको कि हम रासायनिक परिवर्तन में कह सकते हैं, जैसे कि लकड़ी का जलना। लकड़ी जलेगा तो जला हुआ जो अंश है फिर से लकड़ी में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। उसी प्रकार से मोम का जलना, पिघलना नहीं, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और मोम का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ चुके हैं कि क्या होता है भौतिक परिवर्तन, क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। अब आप लोग एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, क्योंकि हमारा चैप्टर भी वही है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, लेकिन एक चीज और जान लें कि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया की देन है। यदि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यदि भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं। ये भी जानकारी आप लोग रखें। एक बार स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद से हम रासायनिक अभिक्रियाओं की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया द्रव्य के बारे में और इसके साथ साथ द्रव्य में हो रहे परिवर्तनों के बारे में। अब चलते हैं इन्हीं परिवर्तनों को डिटेल्स में पढ़ते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को हम क्या करते हैं? बहुत ही विस्तार से पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। क्या कहा हमने? रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं? तो अभी हमने बताया रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं रासायनिक परिवर्तन की ही देन। उसमें एक चीज आपको बताया गया, क्या? वह चीज है कि रासायनिक परिवर्तन से नई वस्तु का निर्माण होता है। बस यही चीज आपको पकड़ के रखना है। देखो, वे प्रक्रियाएं जिसमें नई गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, नई गुणधर्मों वाले वस्तु का निर्माण होता है, उसे ही बोला जाता है रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या कहा हमने? कि वे परिवर्तन जिसमें कि नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे ही बोला जाता है रासायनिक अभिक्रियाएं। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा गया? परिभाषा पहले लिखते हैं और उसके बाद से चीजों को समझते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है? जब एक या एक से अधिक नए पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। परिभाषा क्लियर है। क्या कहा गया? कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि हम कहें कार्बन का जलना। ठीक है? क्या चीज? तो कार्बन का जलना। कोई भी वस्तु है जलता है तो ऑक्सीजन में ही,
तो क्या हो रहा है, ये कार्बन जो है जल रहा है और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के जलने की प्रक्रिया क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नया पदार्थ है। क्या है, नया पदार्थ। उसी प्रकार से जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यह है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें बनता है, हमें मिलता है यहाँ पे क्या चीज, तो कैल्शियम ऑक्साइड और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि जब एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया ये टॉपिक? जरूर कमेंट में आप लोग बताएं। क्या कहा हमने, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया की एक और परिभाषा है, क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान बने नए गुणधर्मों वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपने समझा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद से हम जानेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो साथियों, यहाँ पे चलते हैं और जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके। ये पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानने के तरीके प्यारे बच्चों, यहाँ पे किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह से हम पहचान सकते हैं, इसका मतलब है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो किस तरह के परिवर्तन हम उसमें देख पाएंगे और इससे हमें पता चलेगा कि वही रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस चीज को समझा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीकों में यहाँ पे 5 चीजें हम बताएंगे। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे 5 चीजों के बारे में हम बात करेंगे जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि हम किसी भी अभिक्रिया को देख रहे हैं तो कह लेंगे कि वही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो क्या कहा हमने, सबसे पहले यहाँ पे हमें पढ़ना है ताप में परिवर्तन। दूसरी बात यहाँ पे जानना है किसमें परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तीसरी बात क्या होता है, रंग में परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, अवक्षेप का बनना। उसके बाद से पांचवा क्या है, पांचवा है गैस का उत्सर्जन। तो प्यारे बच्चों, ये चीजें यदि हो रही है किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में, यदि ये चीजें हो रही हैं तो हम कहेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। इससे हम पहचान लेंगे कि वही रासायनिक अभिक्रिया है। क्या कहा हमने, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका क्या है, यदि ताप में परिवर्तन हो जाए, यदि अवस्था में परिवर्तन हो जाए, यदि रंग में परिवर्तन हो जाए, यदि अवक्षेप बन रहा या गैस का उत्सर्जन हो रहा, तब हम कहेंगे कि क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो प्यारे बच्चों, ये चीजें आपने समझा। सबसे पहले हम ये जानेंगे ताप में परिवर्तन। क्या, ताप में परिवर्तन। पहला नंबर, ताप में परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, ध्यान देना है यहाँ पे, ताप में परिवर्तन का क्या मतलब। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो ताप परिवर्तित हो सकता है। यदि कम ताप है तो अधिक ताप हो सकता है,
और यदि अधिक ताप है तो ताप घट सकता है, यानी कि तापमान घट या बढ़ सकता है यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो। जैसे कि हम एक रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, और इसमें हम लोग मिलाते हैं पानी H2। सभी लोगों ने चूना देखा होगा, जो कि घरों की रंगाई पुताई के काम में आता है और कई सारी चीज़ों का निर्माण होता है। सभी लोगों ने चूना देखा होगा, वही ये चूना है कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें यदि हम पानी मिलाते हैं, सभी लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि जब बाजार से मार्केट से खरीद करके लाया जाता है चूना और रंगाई के लिए, दीवार की रंगाई के लिए ही किया जाता है, तो उसमें यदि जो रंगने वाला है पानी मिलाता है तो देखे होंगे उसमें से धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो क्या ऐसे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें से धुआं नहीं निकल रहा, लेकिन जैसे ही उसमें पानी मिलाएंगे तो उसमें से धुआं निकल रहा है। इसका मतलब है कि उसमें से ऊर्जा बाहर निकल रही है, मतलब कि तापमान परिवर्तित होते हुए हमें दिखाई देता है। और इस दौरान क्या बनता है, इस दौरान बनता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी के विलेन का उपयोग घरों की पुताई में किया जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे तापमान में परिवर्तन हुआ, यानी कि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है, तो तापमान में परिवर्तन हुआ, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। स्वाभाविक सी बात है, दो पदार्थों ने अभिक्रिया किया, एक पदार्थ बनाया, नया पदार्थ बनाया, तो कैसी अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जाना जाए अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, तो प्यारे बच्चों, यदि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अवस्था, द्रव्य की अवस्था परिवर्तित हो सकती है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में द्रव्य जा सकता है। कैसे जा सकता है, तो ध्यान देना, यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस लिया और ऑक्सीजन गैस लिया। हाइड्रोजन गैस लिया, ये भी गैस है और ये भी गैस है, और इसके मिलाने से हमने बना लिया H2O, ये वाला मिल गया हमें लिक्विड। क्या मिल गया, लिक्विड मिल गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैस मिल करके लिक्विड बना रहा। भाई ये स्टेट ही तो है, अवस्था ही तो है, अवस्था बदल रहा है कि नहीं, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था परिवर्तित होती है। अब बात करते हैं तीसरा का, क्या चीज, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, अभी हमने बताया लोहे में जंग का लगना एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो जब लोहे में जंग लगता है तो यहाँ पे जो परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। भाई लोहा जब नया होता है तो चमकता है, और जैसे ही जंग लगता है वो धुंधला हो जाता है, लाल कलर का होने लगता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रंग में परिवर्तन हो रहा है, और रंग में परिवर्तन ही क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया। इससे हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि लोहे में जंग का लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, और इसमें जंग लगेगा तो लोहा कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और चौथा जान लेते हैं क्या चीज, तो अवक्षेप का बनना। सबसे पहली बात कि अवक्षेप क्या होता है, तो प्यारे बच्चों, अवक्षेप वह ठोस पदार्थ होता है जो किसी भी प्रकार के विलायक में घुलता नहीं है। यदि उसको घोलने का प्रयास करेंगे, यदि मान लेते हैं कि पानी में उसको घोल रहे हैं, तो वह पानी में नीचे बैठ जाएगा लेकिन घुलेगा नहीं, उसे ही अवक्षेप का बनना कहा जाएगा, उसे ही अवक्षेप कहा जाएगा। क्या कहा गया, अवक्षेप वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी प्रकार के विलायक में घुलता नहीं है। और रासायनिक अभिक्रिया यदि हो रही है तो अवक्षेप भी बनता है। ठीक है, आगे अवक्षेपण अभिक्रिया है और वहां पे इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अवक्षेप का बनना आप लोगों ने जान लिया, अवक्षेप का बनना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर पे जाना जाए क्या, गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन, तो प्यारे बच्चों, यदि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो गैस उत्सर्जित होती है। क्या होती है, गैस उत्सर्जित होती है। अब इसको हम कैसे परिभाषित करें कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस उत्सर्जित होगी,
तो जैसे कि आपके पास मान लेते हैं एक पदार्थ है, एक विलयन है, जिसको कि हम कह रहे हैं कि वह H2SO4 है। क्या है? H2SO4। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, आयरन या जिंक का टुकड़ा मिला रहे हैं। ठीक है, आयरन या जिंक का टुकड़ा। तो ये जो जिंक क्या करता है, इस हाइड्रोजन को हटा देता है और उसका स्थान ले लेता है और बना लेता है ZnSO4। और इसके साथ साथ ये जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है। तो यदि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कोई ना कोई गैस का उत्सर्जन हो सकता है। तो इन 5 तरीकों से हम जान सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें क्या चीजें हो सकता है। या तो ताप में परिवर्तन हो सकता है, या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, या रंग में परिवर्तन हो सकता है, अवक्षेप बन सकता है, या गैस का उत्सर्जन हो सकता है। तो आपने जाना क्या कि रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचान सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी दिया गया और रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका बताया गया। इस वीडियो में इतना ही हम रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा रासायनिक समीकरण के बारे में, यानी कि केमिकल इक्वेशन के बारे में। और दूसरी बात कि रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित कर सकते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आगे के टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक को आप बार बार देखें और समझें, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं आगे बहुत मदद करेगा इस चैप्टर में। तो बस आप यहाँ तक रहने दें और जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।